Assalamu alaikum friends and family and welcome to my channel. आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान हैं जो अपनी स्टूडेंट लाइफ जर्नी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगी। ये मेरा और विशाल का पहला पॉडकास्ट है, तो इसमें अगर कोई कमी कोताही हो तो प्लीज़ इसको दरगुजर कीजिएगा। ओके, सो प्लीज़ वेलकम मिशाल। मिशाल प्लीज़ इंट्रोड्यूस करें ऑडियंस को। ओके सो मेरा नाम विशाल है एंड आई एम फ्रॉम कराची। मैं पर्थ आई हूँ अराउंड 2 मंथ्स पहले और मैंने कराची से ए लेवल्स किया हुआ है। ए लेवल्स के फ़ौरन बाद मैं पर्थ आ गई थी। ठीक है, बेहतरीन। तो जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है उसको मैंने ना 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है कि ऑस्ट्रेलिया कैसे आना हुआ, पहली कैटेगरी, फिर जो वीज़ा प्रोसेस है, टोटल कॉस्ट कितनी आई वो, फिर ऑस्ट्रेलिया का जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा, क्या चैलेंजेस फेस किए मिशाल ने, उस पर बात करेंगे, और फिर जो फ्यूचर लॉन्ग टर्म गोल्स हैं मिशाल के ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए हमारे क्वेश्चन आंसर का सेशन का आगाज़ करते हैं, और पहला टॉपिक है हमारा कि हाउ डिड शी डिसाइड टू मूव अब्रॉड। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा ये होता है कि मिशाल आप बताएं कि आपका ऑस्ट्रेलिया कैसे आना हुआ। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे आने हुआ कि मेरे पापा को किसी पापा के कोई जानने वाले थे, उन्होंने बताया कि उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो पापा को उन्होंने थोड़ी सी प्रोज एंड कॉन्स बताया ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के, और बताया कि वो बड़ी अच्छी जगह है, बच्चे खुद कमा लेते हैं और बड़ा अर्न वगैरह भी करते हैं, फिर उसके बाद एजुकेशन भी अच्छी होती है। तो पापा को थोड़ा सा आइडिया अच्छा लगा, तो पापा ने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी शुरू कर दी उसके बारे में। फिर हमारे घर में ये एक मेन टॉपिक हो गया, सब इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते थे, हर वक्त व्लॉग्स देख रहे होते थे, तो हम काफ़ी हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की। तो फिर हमें लगा कि इट्स अ गुड ऑप्शन कि बाहर जाके पढ़ा जाए। तो ये अचानक से कोई फैसला लिया या आप शुरू से ही बाहर आना चाहती थी? नहीं, मेरा कभी भी इरादा नहीं था बाहर आने का। इनफैक्ट मेरी बड़ी बहन का थोड़ा सा था और हम दोनों का प्रोसीजर साथ ही शुरू हुआ था, यही था कि दोनों बहनें साथ जाएंगी। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली आखिरी टाइम पे उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया और मेरा अप्रूव हो गया। तो इस तरह हुआ, लेकिन मेरा कभी भी प्लान नहीं था बाहर आने का। अच्छा, तो मिशाल मुझे ये बताएं कि आपने ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चूज़ किया। ऑस्ट्रेलिया इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेन ऑप्शन हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके के ही होते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया इस सेंस में बेटर है कि यहाँ पे बहुत मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट है, आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। और दूसरा ये कि जैसे यूके वगैरह वहाँ पे रेसिज्म होता है, यहाँ पे इस तरह का नहीं है, इट्स लाइक मच सेफ़र। दूसरा ये कि कनाडा जिस तरह से है, कनाडा का क्लाइमेट बहुत ठंडा है। इनफैक्ट मुझे तो ऑस्ट्रेलिया में ही बहुत ठंड लग रही है, अब वहाँ पे तो मैं बिल्कुल सोच ही नहीं सकती थी। तो एक क्लाइमेट भी वजह थी, फिर उसके बाद यहाँ के पे रेट सुनने में था कि अच्छे होते हैं, आप अच्छा अर्न कर लेते हैं ताकि आप अपनी अकोमोडेशन या फ़ीस वगैरह को भी अफोर्ड कर सकें। दूसरा तो इन सब रीज़न्स को देख के ऑस्ट्रेलिया चूज़ किया था हमने। हाँ, बिल्कुल सही चूज़ किया आपने। मेरे ख्याल से जो आपने रिसर्च करी है, जो फैक्टर्स आपने यहाँ मेंशन किए हैं वो टू द पॉइंट हैं सारे। और अच्छा ये बताएं कि जब आप ऑस्ट्रेलिया आ रही थी तो कोई फैमिली प्रेशर, कोई रिश्तेदारों की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस, कोई ऐसी बात कि अकेली लड़की बाहर कैसे रहेगी, कैसे सर्वाइव करेगी, ऐसा कुछ फील किया आपने पाकिस्तान में? नहीं, ऐसा कुछ मैंने फैमिली की तरफ से तो फ़ील नहीं किया, अपनी तरफ से मेरा यही था कि मैं कैसे करूँगी, कभी मैंने अपने ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं किया था। लेकिन आई वुड से कि मेरे जो फ़ादर हैं उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट उन्होंने ही किया था। उनको पूरा भरोसा था कि भाई लड़कियाँ भी चली जाती हैं इस तरह लड़के चले जाते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ में कभी भी डिफरेंस नहीं किया। दूसरा ये है कि मेरी मम्मा, वो तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होती थी, सारी इन्फॉर्मेशन मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा मम्मा ने ही इकट्ठी की है। इनफैक्ट कंसल्टेंट्स मम्मा को कहते थे कि आप अब एक्स्ट्रा रिसर्च मत करें प्लीज़। तो मेरे मतलब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, इनफैक्ट उन्होंने ही मुझे उल्टा फ़ोर्स किया था यहाँ अच्छा, पे आने के लिए। चले जी, और माशाल्लाह। बाकी भी रिश्तेदार फैमिली के जो हैं ताई वगैरह, वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। चलिए तो माशाल्लाह, दैट्स गुड। ये काफ़ी अच्छा है कि आपको ओवरऑल सपोर्ट मिली आपकी फैमिली की तरफ से, आपके रिश्तेदारों की तरफ से। चलिए, जो नेक्स्ट कैटेगरी है कि आपका स्टूडेंट वीज़ा का जो प्रोसेस है वो कैसे शुरू हुआ, तो पहले आप ये बताएं कि पाकिस्तान में आपकी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस क्या था? पाकिस्तान में मैंने ए लेवल्स किया था, अभी मेरे अराउंड नवंबर में, नियर नवंबर में मेरा लास्ट पेपर था ए अच्छा। लेवल्स का। वो मैंने दिया, साथ साथ उसी में मैं 6 मंथ्स मैं साथ साथ पढ़ाई भी करी थी ए लेवल्स के लास्ट पेपर की, साथ साथ मैं मेट्रोपॉलिटन स्कूल है वहाँ पे जॉब भी करी थी एज अ कंप्यूटर टीचर। तो वो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। अच्छा, दैट्स जी। गुड। तो बस यही है ठीक है। एक्सपीरियंस तो मेरा। हम असल में कंसल्टेंट का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, वो आप किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अपना वीज़ा प्रोसेस कैरी कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आप यहाँ कौन से कोर्स में आई हैं? यहाँ पे मैं बैचलर्स इन आईटी कर रही हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और एक कॉलेज के से।
तो आपने यूनिवर्सिटी के बजाय कॉलेज में एडमिशन लिया है। जी, तो क्योंकि आप ऑडियंस को बताएंगे कि क्या फ़र्क है कॉलेज में और फ़र्क यूनिवर्सिटी तो में? ऑब्वियसली पढ़ाई में भी कहीं न कहीं होगा। अभी आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, क्योंकि अभी मुझे आए हुए यहाँ पे 2 महीने ही हुए हैं। अभी तक तो मुझे कॉलेज की पढ़ाई भी बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन ये है कि डिग्री सेम होती है, जैसे वहाँ पे भी 3 इयर्स की, यहाँ पे भी। और बस ये है कि फ़ीस का बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि आप शुरू में, अब बाद में आप भले स्विच कर लें अगर आप इतनी अर्निंग कर लें या सब कुछ, लेकिन आप फ़ीस में बहुत बड़ा मेजर फ़र्क आता है। दूसरा ये है कि मैंने जितना लोगों से डिस्कस वगैरह किया इस बारे में, तो सबने मुझे यही कहा कि यहाँ पे आपकी कहाँ की डिग्री है ये इतना मैटर नहीं करता, आपका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा सही है। मैटर करता है कि आपने कितनी इंटर्नशिप्स की हुई हैं, आपका क्या क्या एक्सपीरियंस है। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है मेरा टोटल कॉस्ट ब्रेकडाउन और जो आपका वीज़ा जिस दिन से आपने अप्लाई किया और जब वो ग्रांट हुआ उसकी टाइमलाइन डिस्कस करते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आपने कब उस कंसल्टेंट को कांटेक्ट किया, कब आपने आइल्स दिया, कब आपने ऑफ़र लेटर लिया कॉलेज से, तो ये टाइमलाइन ज़रा आप शेयर करें। ये हमने पेपर पे लिख भी लिए ताकि अगर भूल जाए तो हमें याद रहे। तो मेरे ख्याल है सबसे पहले आपने जून 2022 में कंसल्टेंट को कांटेक्ट किया। जी, एक कंसल्टेंट को नहीं, हम बहुत सारे कंसल्टेंट के पास गए जो उनकी इवेंट्स हो रहे होते थे, उन सब में हम लोग गए। हम अराउंड 10 to 15 कंसल्टेंट से मिल चुके थे, तो ये अच्छा, बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी तो हमने। 10 to 15 कंसल्टेंट से मिलने के बाद फिर आपने एक शॉर्ट लिस्ट किया, फिर एक उनके शॉर्ट थ्रू लिस्ट आपने किया, ये हाँ, किया। क्योंकि वो फ्री थे, सिर्फ इस वजह से हमने अच्छा, उनको फ्री शॉर्ट थे। लिस्ट किया, हाँ। वैसे वो फ्री स्टूडेंट्स के लिए होता है लेकिन उनका कमीशन होता है कॉलेज के हाँ, थ्रू जिसके हाँ। थ्रू वो अर्न करते हैं। जी, अच्छा, तो जून में आपने कांटेक्ट किया, अक्टूबर में आपने आइल्स दिया, तो आइल्स में आपका कितना स्कोर आया? आइल्स से 6.5 आया। तो 6.5 मिनिमम इन ईच मॉड्यूल या ओवरऑल? ओवरऑल। जी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आपका ऑफ़र लेटर कॉलेज से कब तक आया? ऑफर लेटर मेरा आया नवंबर नवंबर में। नवंबर में। ठीक है। फिर उसके बाद आपने ट्यूशन फ़ी वगैरह, हेल्थ कवर वगैरह ये सबमिट करी यूनिवर्सिटी को ऑफर इसकी? लेटर आने के बाद आप इनरोलमेंट फ़ीस वगैरह और ये सब कुछ सबमिट करवाते हैं, तो फिर वो आपको कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट देते हैं। तो वो फ़ीस थी अराउंड, जो इनरोलमेंट फ़ीस थी वो 11,000 थी, और जो हेल्थ कवर था वो 3,000 था। तो अच्छा, मिलके 14,000 के अराउंड ये गई थी फ़ीस। ठीक है। तो ये आपकी मेन कॉस्ट थी जो ट्यूशन फ़ी और आपका हेल्थ कवर। जी। बाकी आइल्स में आपकी कितनी कॉस्ट आई? आइल्स की कॉस्ट थी मेरी 37,000 30। PKR। ठीक है। उसके बाद फिर आपका आपने वीज़ा एप्लीकेशन डाला 2 फ़ेब को। जी। फिर आपका बायोमेट्रिक हुआ तकरीबन 3 फ़ेब को। बायोमेट्रिक की आपकी फ़ीस तकरीबन 8,000 ठीक है। PKR। फिर आपकी जो मेडिकल था उसका एग्ज़ामिनेशन उसकी फ़ीस तकरीबन 28,000 PKR जो आपका हुआ 6 फ़ेब को। जी। फिर आपका वीज़ा ग्रांट हुआ 28 फ़ेब को। आपने टिकट कराई और वो कॉस्ट आपको 2 से 2.5 लाख पड़ी पाकिस्तानी रुपीस। और आप फिर ऑस्ट्रेलिया आ गई 3 मार्च को जी। और आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई 28 मार्च से। तो ये ओवरऑल टाइमलाइन और कॉस्ट ब्रेकडाउन रही। ये मैं एडिट करते हुए भी आपके साथ शेयर कर दूंगा टोटल कॉस्ट कितनी आई और हर स्टेज पे इंडिविजुअल कॉस्ट ब्रेकडाउन कितना रहा वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। अच्छा, चले फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक 3 शुरू हो गया कि अब मिशाल आ गई है ऑस्ट्रेलिया। कौन सी डेट को आपने लैंड किया ऑस्ट्रेलिया? थर्ड। 3 मार्च को, और अभी तकरीबन मई चल रहा है, 2-3 महीने हुए मेरे ख्याल से आपको। ठीक है। तो अब चैलेंजेस एज अ न्यू कमर एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो मेरा पहला सवाल, आपने पर्थ क्यों चूज़ किया और क्या आप यहाँ किसी को जानती थी? पर्थ इसलिए चूज़ किया क्योंकि पर्थ एक बहुत काम एंड क्वाइट सी सिटी है, ये सुनने में आ रहा था, और यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। तो और पर्थ सबसे मेन वजह ये थी कि वो एक रीजनल एरिया है, और पीआर के लिए कहते हैं कि 5 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो सब पर्थ आ रहे हैं। तो अभी हम से सारी पर्थ आ रिसर्च गए। करके आई हैं आपके रीजनल है 5 पॉइंट्स है तो एक्स्ट्रा है, हम भी चले पर्थ दैट्स आ गुड। गए फिर। चले दैट्स गुड। और यहाँ पे वैसे तो हमें नहीं पता था इनिशियली कि कोई हमारे जानने वाले होंगे यहाँ पे। तो लेकिन जब मेरा प्रोसेस हो गया था, बिल्कुल मैं आने वाली थी, तो लकीली हम लोग को एक पता चले कि हमारी दूर के जानने वाले यहाँ पर हैं, जो कि बहुत, जैसे मैं उनसे पहले तो मिली भी नहीं थी, लेकिन जब मैं मिली तो बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव। तो उनके घर पे मैं अराउंड 1 मंथ में रही भी हूँ। तो वो बहुत सपोर्टिव थे। तो आई गेस स्टार्टिंग में आपको एक हेल्प बहुत ज़रूरी मतलब चाहिए उस होती है। मामले में आप काफ़ी लकी रहे कि कुछ दूर बहुत के जो ज़्यादा। रिलेटिव थे जी। उन्होंने आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड की।
ठीक है, अगला सवाल है मेरा। खैर वो उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया। मेरा सवाल था अकोमोडेशन के हवाले से। चलें इस सवाल को चेंज करते हैं जॉब के हवाले से। आपकी अभी तक की जर्नी कैसी रही जॉब ढूँढने के हवाले से, और अभी क्या आप कोई जॉब कर रही हैं? जॉब ढूँढना बहुत मुश्किल काम था। मैं पूरा 1 महीना तो जॉब ढूँढी, मिली नहीं मुझे कोई। लेकिन ये है कि मैंने अपनी सीवी प्रिंट आउट करवाई और मैंने जा के इंस्टॉल बहुत सारी जगहों पे दी, और मैंने ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस डाली। ये है कि ऑनलाइन के आपको अराउंड 2 वीक्स के बाद रिप्लाई आ जाता है, रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं से। लेकिन इन स्टोर मैंने पहले रिसर्च में ये देखा था व्लॉग्स वगैरह के थ्रू कि आप इन स्टोर जाके दें तो आपको फ़ौरन रख लेते हैं ये वो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा मुझे नहीं हुआ? कभी भी, मैं कोई बता रही हूँ, 30 to 40 जगहों पे सीवी दे चुकी हूँ अच्छा। अभी तक। मेरी इतनी सीवी जा चुकी है, लेकिन मुझे एक जगह से भी रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन जितने भी रिस्पॉन्स आए हैं मुझे ऑनलाइन आए हैं। तो फिर मुझे के मार्ट से आया कि इंटरव्यू का, वो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर था, लेकिन उसके बाद फिर मेरी के मार्ट में एज अ कैजुअल जॉब हो गई। और बाकी ये है कि मैंने फ़ेसबुक ग्रुप्स के थ्रू भी बहुत ज़्यादा अप्लाई करने की कोशिश की थी, लेकिन फ़ेसबुक ग्रुप्स पे 90% स्कैमर्स स्कैम्स हैं। ही है। तो वो चलो मैं अच्छा हुआ आपको रेकमेंड। पता चल गया, किसी बड़े स्कैम से आप बच गई। अच्छा मिशान, मुझे ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में आप क्या चैलेंजेस फेस किए हैं या अभी तक फेस कर रही हैं, उसके बारे में थोड़ी बात करें। ऑस्ट्रेलिया आने के बाद जो एज अ गर्ल मैं कहूँगी सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने फ़ेस किया था, वो अकेले ट्रांसपोर्टेशन, अकेले ट्रैवल करना। जी। क्योंकि हम लड़कियां तो पहले हमेशा पाकिस्तान में तो पेरेंट्स के साथ ही हर जगह जाना, ये वो, यहाँ पे सब कुछ आपको इंडिपेंडेंट होके करना पड़ता है। तो वो मुझे बड़ा, रात को ट्रैवल करना ये सब में बहुत डर लगता था। दूसरा, यहाँ की बस सर्विस और ये ट्रेन सर्विस काफ़ी ज़्यादा टायरिंग है। और दूसरा ये भी है कि आप शुरू शुरू में आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि बस किस तरह लेनी है और क्या करना है उसमें। तो मैं अक्सर उल्टी बस में बैठ जाती थी, फिर मैं गलत गलत जगहों पे चली जाती थी, बहुत हुआ है मेरे साथ। अच्छा। तो एक ये भी है। और जॉब फाइंड करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है शुरू शुरू में। तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि कैसे जॉब मिलेगी, आप रेफरेंस ढूंढ रहे होते हैं बहुत सही ज़्यादा। बात। तो जॉब फाइंड करना भी मुश्किल था। फिर मुझे लगता है कि इसके वैसे ही यहाँ से थोड़ा क्या। मुश्किल ही होता है कि आप किसी नए शहर में जाएँ तो उसके जो डायनेमिक्स होते हैं उसको समझने में आपको तकरीबन, मैं तो कहूँगा 6 महीने तो कम से कम लग ही जाते हैं। कुछ जी। लकी होते हैं जिनको 1-2 महीने में जॉब मिल जाती है, वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं, काफ़ी क्विक लर्नर होते हैं। कुछ हमारी तरह एवरेज लोग होते हैं जो उस सिस्टम को समझने में, उस माशरे में घुल मिल जाने में तकरीबन 6 महीने 8 महीने टाइम लगाते हैं। और हम शुरू करते हैं कोई भी कैजुअल जॉब से और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी प्रोफेशनल जॉब की तरफ आते हैं। जी। और तो जो आपने चैलेंजेस बताए वो बिल्कुल वैलिड है। अभी भी फेस कर रही हैं वो चैलेंजेस, या आप थोड़ी अवेयरनेस आ गई आपको कि किस तरह आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, क्योंकि उसकी ऐप्स वगैरह हैं, आप टाइम्स वगैरह देख सकती नहीं हैं। नहीं, अब तो समझ में आ गया, अब फेमिलियर हो जाते हैं फिर उस सब से। और बस ये है कि कुकिंग में भी प्रॉब्लम होती है, जबकि लड़की को नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है खाने वाने बनाने में। और तो अभी आप बना लेती हैं खाना? नहीं, खाना अभी भी नहीं बना पाती मैं। मतलब कोशिश बस कर अब रही हैं, मैंने इस सीख तरह रही की हैं, कुछ चीज़ें ढूंढ ली हैं जो खुद ब खुद बन क्विक फिक्स जाती हो हूँ। के हाँ। ईजिली हो जाए। जी। और फ़ीस, आप, मैं कहूँगी कि ये मत सोच के आएँ कि आप आते साथ ही कि शायद फ़ीस मैनेज कर लेंगे। इनफैक्ट अकोमोडेशन भी शुरू शुरू में बहुत मुश्किल होता है कि आप खुद अर्न करें और वो खुद अपने पेरेंट्स को उस चीज़ में बिल्कुल। सपोर्ट करें। और एकोमोडेशन मिलना भी आजकल बहुत बड़ा मसला है, जो पर्थ के रेंटल क्राइसिस चल रहे हैं। तो मैं कहूँगा आप काफ़ी लकी थी कि आपके रिलेटिव यहाँ थे, इन्होंने आपको इनिशियली सपोर्ट किया, 1-2 महीने आपको घर में रखा, और फिर जब ये तो आपने है। चीज़ें देखी तो आपने खुद से एकोमोडेशन ढूंढ ली। जी। मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप अपना जो वर्क लाइफ है, जो स्टूडेंट लाइफ है, और जो आपकी जो नॉर्मल सोशल लाइफ है, इन सब को किस तरह बैलेंस करती है, किस तरह मेंटेन करती हैं आप? मतलब कितने दिन जॉब करती हैं, कितने दिन कॉलेज जाती हैं, अपना आपका जो जो मीमी टाइम, जो एक्सकर्जन टाइम है, वो किस तरह मैनेज करती हैं आप? अच्छा, मेरी यूनिवर्सिटी का ये है कि आप सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं, आपकी मर्ज़ी होती है कि आप मिनिमम 3 या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स चूज़ करें। तो मैंने फ़िलहाल, तो मेरा शुरू शुरू है तो मैंने 3 सब्जेक्ट्स ही चूज़ किए हैं, और मैंने उनको, आप अपना टाइम टेबल अपनी मर्ज़ी से सेट करते हैं। अच्छा। जी, वो कुछ मतलब क्लासेस के ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली। तो मैंने इस तरह से उनको एडजस्ट किया हुआ है कि मुझे 2 वीक्स में तीनों सब्जेक्ट्स हो जा 2 डेज़ में, सॉरी, इन अ अच्छा। वीक दोनों सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। तो मुझे सिर्फ 2 वीक्स 2 सॉरी, कोई मसला यार नहीं। वो तो 2 वीक्स। 2 दिन में आपने अपनी क्लासेस को इस तरह स्केड्यूल किया कि बैक टू बैक क्लासेस होके 5 दिन के बजाय आप 2 दिन जाती हैं कॉलेज। जी, सिर्फ 2 ठीक है। डेज़ जाती हूँ, 5 डेज़ मेरे पास फ्री होते हैं। और उन 5 डेज़ में मैं जॉब के लिए मैंने अवेलेबिलिटी रखी हुई है, लेकिन मैं एज़ अ कैजुअल वर्क कर रही हूँ, तो फिर वो मुझे कुछ डेज़ बुलाते हैं, कुछ नहीं बुलाते। मैक्सिमम 3 डेज़ ही बुलाते हैं, उसमें भी
4 आवर्स इस तरह से। जब वो बुलाते तो मिनिमम उनको 3 to 4 आवर्स देने ही होते हैं जो भी जी। कैजुअल हो। अच्छा मुझे ये बताया आपका ट्रैवलिंग टाइम कितना लगता है जब आप घर से निकलती हैं और आप कॉलेज पहुंचती हैं, तो क्या आपका कम्यूट कैसा रहता है? मुझे 1 घंटा लग जाता है कॉलेज जाने में, और मुझे लगता है कि आपको कहीं भी जाना हो कम से कम 1 घंटा तो लगता है बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जैसे मेरी जॉब पे भी इतना ही होता है। तो और पहले मैं बस चेंज करती हूँ, फिर ट्रेन चेंज करती हूँ। और यहाँ पे एक रेड कैट चलती है जो कि फ्री होती है, वो पर्थ सिटी के अंदर चलती है। तो यहाँ पे तो इस मैं तरह विशाल की बात को ऐड करूँगा। यहाँ पे पर्थ सिटी के अंदर 4 किस्म की कैट सर्विसेज हैं जो सिटी की चारों डायरेक्शन में जाती हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो रेड, ग्रीन, ब्लू और मेरे ख्याल से येलो। 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 तो आप जब कॉलेज के लिए निकलती हैं तो आपको पहले एक बस लेनी पड़ती है, फिर ट्रेन के बाद वापस से जो कैट सर्विस है जो आपको कॉलेज पहुँचाती है, और आपके एरिया की तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। ठीक है। चलिए अब अगला सवाल मेरा है आपसे कि ये हर कोई जानना चाहता है कि एज अ स्टूडेंट क्या आप इतना अर्न कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ी जो है वो सेव कर सकें, पाकिस्तान से नहीं मंगानी पड़े। इस बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगी? एज अ गर्ल अगर मैं बताऊं तो, क्योंकि लड़के तो जो हैं वो रात को भी जॉब कर लेते हैं, यहाँ पे लड़कियों के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। मैंने सुना था एक बहुत सेफ़ होता है ये वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेफ़ नहीं है यहाँ पे रात को जॉब वगैरह करना। तो लड़के मेरा ख्याल है कर सकते हैं कि रात में पे रेट बढ़ जाता है थोड़ा सा। तो लेकिन ये लड़कियां इतना ज़्यादा नहीं कर सकती। और तो मेरा ख्याल से 1 साल तो लग ही जाएगा, आप इतना कि बंदा करे कि उसके अगले ट्राइमेस्टर की फ़ीस निकल जाए। सही। हाँ, लेकिन आप अपनी वीक की अकोमोडेशन निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा। जो आपने कहा ना लड़कों के लिए रात में इजी होता है, क्योंकि रात में अक्सर जॉब्स सिक्योरिटी की होती हैं, वो ज़्यादातर लड़के ही करते हैं। वो कंस्ट्रक्शन साइट पे हो गए या किसी और जगह हो गए, वो करते हैं। दूसरा, अर्ली मॉर्निंग कुछ वेयर हाउस खुलते हैं जहाँ पे उनको फोकलिफ्ट ड्राइवर्स वगैरह पिकिंग एंड पैकिंग चाहिए होती है। अब सुबह ही सुबह अगर आपके पास अपनी पर्सनल कार नहीं है तो आपको वहाँ जाना एक तो महंगा भी पड़ेगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस वक्त अवेलेबल भी नहीं होती। तो ये मैं एग्री करूँगा आपकी बात से कि लड़कों के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो रात में जॉब कर सकते हैं, लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल पर्थ काफ़ी सेफ़ है। अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो आप रात में भी ट्रैवल कर सकती हैं। हाँ, कुछ बस स्टेशन या ट्रेन स्टेशन पे आपको थोड़ा बहुत अवेयर रहना पड़ेगा, थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा, अपने सराउंडिंग्स को देखना पड़ेगा। चलिए ये हो गया। अब आप मुझे थोड़ा ना कॉस्ट ब्रेक डाउन करें, आपके जो यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस है, आपका जो रेंट है, आपकी ग्रोसरी है, आपकी जो एक्सकर्जन्स हैं, आपकी जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके ऑडियंस को बताएं कि वीकली आपका कितना खर्चा आता है। वीकली मेरा अकोमोडेशन का $200 to $250 के अराउंड आपको मिल जाता है रेंट पे। और ग्रॉसरी का ये है कि मंथली अगर मैं बताऊँ तो मुझे $100 के अराउंड मेरा हो जाती है मंथली ग्रॉसरी। और ट्रैवलिंग का ये है कि मैं एक ही दफ़ा $30 to $50 के अराउंड कोई पैसे अपने कार्ड में डाल देती हूँ। सही। तो फिर वो मेरे चल जाते हैं आराम से 1 मंथ। जो एकोमोडेशन का खर्चा बता रही हैं 200 to 250 पर वीक, ये आपका प्राइवेट रूम है या रूम शेयर होता है किसी के साथ? प्राइवेट रूम है। ठीक है। हाँ, लेकिन एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो है आई डोंट नो हर यूनिवर्सिटी ऐसा करती है, लेकिन जो मेरा कॉलेज है उसका आपको एक स्टूडेंट कार्ड मिल जाता है, जिसके बाद आपको 50% ऑफ हो जाता है ट्रैवलिंग पे। तो मैं उसके बाद बता रही हूँ कि मुझे $30 तक मेरा पूरा मंथ हो जाता है। अच्छा, $30 पूरा मंथ आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो जब मैं निकल जाता बहुत है। ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो इस पे ये आप 50% डिस्काउंट लगा के बता रही हैं। जी। ठीक है। अच्छा आप ये बताएं, आपको अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 महीने हो गए, तो कुछ टिप्स उन लोगों के लिए जो न्यू कमर्स हैं, जो या अभी अभी आए हैं या इन फ्यूचर कुछ हफ्तों में कुछ महीनों में आने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ टिप्स, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो शायद आपने की हो और आप चाहते हैं कि वो न्यू कमर्स ना दोहराएं, तो प्लीज़ उसके बारे में कुछ बोलें। मिस्टेक्स में मुझे सब लोगों ने आते हुए मुझे भी बोला था कि ड्राइविंग इज़ मस्ट, आपको ड्राइविंग सीख कर आना है यहाँ पे। जो कि मैंने कोशिश भी की, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है, एक तो मस्ट चीज़ है ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आएँ, भले आपको गाड़ी नहीं भी आ रही चलाने। लेकिन कोशिश करें ड्राइविंग सीख कर आएँ, ताकि आप यहाँ पे आके अगर आते साथ ही आप ऊबर कर सकते हैं, ऊबर ईट्स। इसके अलावा आपको ट्रैवलिंग के मसले सारे नहीं होंगे। तो पहली बात ये है। दूसरी बात है कि यही फेसबुक ग्रुप्स वगैरह पे जॉब आके मत ढूंढें बिल्कुल। तो आपको बहुत ज़्यादा स्कैमर्स मिल सकते हैं। और बाकी आपको जो लाइसेंस है वो आपने पाकिस्तान से, आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है या पाकिस्तानी ड्राइविंग इंटरनेशनल लाइसेंस? ड्राइविंग अच्छा, और लाइसेंस। उसको यहाँ पे कन्वर्ट करवाने में आपको कितना टाइम लगेगा? उसका मुझे आइडिया अच्छा, नहीं इसको है। आपने भी रिसर्च नहीं की। ठीक है।
बाकी लगेज के बारे में आपने कुछ बोला था मेरे ख्याल से कि ज़्यादा लगेज लाना है, कम लाना है। लगेज के बारे में मैं ये कहूँगी कि एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है लड़कियों के लिए तो दो चार कपड़ों में पूरे टाइम, क्योंकि मैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लाइक तैयार श्यार होती थी। तो ये मैं कहूँगी कि मतलब अपना लगेज, जैसे कोई भी चीज़ घर छोड़ के ना आए, भले चीज़ों के ऊपर चीज़ें पहन कर आ जाए उस पर एयरप्लेन पे, लेकिन ऐसी तो कपड़ों के अलावा कोई ऐसी चीज़ जो आप रिग्रेट करती है कि मैं पाकिस्तान से शायद ले आती? ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं जिनके साथ रह रही हूँ तो वो वो सारी मेरे साथ चीज़ें उन्होंने सब प्रोवाइड चीज़ें कर शेयर दी। कर लेते हैं। हाँ। ठीक है। बाकी ये बताएं अभी तक पर्थ कैसा लगा, उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में कुछ। पर्थ एक बहुत क्वाइट सिटी है, जो कि कभी कभार अच्छा भी लगता है लेकिन कभी कभार बुरा भी लगता है, बहुत आइसोलेटेड और कोई ज़्यादा लोग नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपको फ्रेंड्स तो खैर बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, तो बाहर आके मिलेंगे ही नहीं मुझे लगता है। और पर्थ का फ़ायदा ये है कि पर्थ एक एज़ कम्पेयर टू सिडनी या मेलबर्न, यहाँ पे एक्सपेंसेस इतने हाई नहीं होते। तो अभी जो आप फ्रेंड्स वगैरह बता रही हैं आपकी यूनिवर्सिटी में जहाँ आप रह रही हैं आसपास, और जो पाकिस्तान कमेटी है वहाँ आपका मिलना मिलाना, कुछ आपके सोशल गैदरिंग्स वगैरह, कुछ कॉन्टेक्ट्स बने हैं, कुछ दोस्त वगैरह मिले आपको? पाकिस्तानी कम्युनिटी मैं कहूँगी यहाँ पे बहुत अच्छी है, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था अच्छा अच्छा, कि माशाल्लाह, गुड हाँ टू हियर मुझे दिस। बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल गए, जिनके बाद आने के बाद ही मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे फील कर रही हूँ कि मैं एडजस्ट हो गई हूँ। तो हर कोई आपको बिल्कुल अपना अपना फील कराएगा बिल्कुल, और आपको ऐसा लगता है आपको फैमिलीज़ मिल गई हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, मैंने अपनी एज की यंग गर्ल्स पाकिस्तानी बहुत कम देखी हैं, इंडियन बहुत ज़्यादा है मेरे कॉलेज में, तो पाकिस्तानी आई गेस है ही नहीं। और अच्छा, आईटी की फील्ड में तो सारे लड़के ही हैं, लड़कियां तो है ही नहीं, एक भी नहीं है मेरी क्लास में। आपकी क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं आपके मेरी साथ? क्लास में 15 सॉरी। 15। यस 15। ठीक है। और तो ये तो अभी पहले सेमेस्टर की हैं, मतलब जो आपके जो सीनियर्स हैं ओवरऑल क्या रेशियो है लड़के लड़कियों का, और कितने और स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान से आपके कॉलेज में? पाकिस्तान से बहुत कम है, बहुत कम है। बहुत कम है। इंडियन बहुत ज़्यादा हैं, तो और फिलीपीनीज और ये सब कुछ, लेकिन आपको पाकिस्तानी बहुत कम मिलेंगे। अब ये बताएं कि आप गाड़ी कब खरीद रही हैं, और आपको गाड़ी की कुछ नॉलेज है कि कौन सी खरीदनी है, क्या चीज़ें चेक करनी है अगर आप सेकेंड हैंड खरीद रही हैं तो? नहीं, अभी फ़िलहाल मुझे कोई नॉलेज नहीं है, वो पापा कर लेंगे मुझे लगता है नॉलेज इसके बारे में। लेकिन मेरा है अभी नेक्स्ट प्लान यही है कि मैं गाड़ी लूँगी और गाड़ी सीखूँगी, क्योंकि इसके बगैर तो गुजारा नहीं है सच में। इस पे तो मैं बिल्कुल 100% एग्री करूँगा, क्योंकि सोचें आपको इतना टाइम बचेगा आपका जॉब पे जाने के लिए, ये किसी बात दोस्त के घर वैसे जाने के सुन लिए। सुन के इंसान को समझ में नहीं आती है कि जब यहाँ आएंगे तो पता चलेगा कि 1.5 घंटे या 2 घंटे की सफ़र हो जाता है आपका बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेकिन वैसे वो सिर्फ मैक्सिमम 30 मिनट्स या 20 मिनट्स का होता है, तो एग्जैक्टली बहुत exactly, बड़ा फ़र्क क्योंकि है। यहाँ तो हर चीज़ टाइम टेबल के हिसाब से चलती है। अगर आपकी बस 1 मिनट या कुछ सेकंड से भी लेट हो गई तो आपको अगली बस, अब वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हैं। जी। कुछ बसें आधे घंटे बाद आती हैं, कुछ 15 मिनट बाद आती है, कुछ 10 मिनट बाद आती है, तो डिपेंड करता है आप कहाँ स्टक हो गए। जी। चलें, ये कैटेगरी जो 3 थी वो भी, उसके सवाल भी ख़त्म हो गए। अब बात करते हैं आपसे फ्यूचर प्लान के बारे में। तो आप अगर इस पे कुछ बताना चाहें कि आपका क्या इरादा है ऑस्ट्रेलिया में अपनी डिग्री ख़त्म करने के बाद, आप यहाँ रहना चाहती हैं या वापस पाकिस्तान जाएंगी? फ़िलहाल तो मैं इस चीज़ के बारे में इतनी ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने जैसे बताया, मैं यहाँ पे आना नहीं था मुझे। लेकिन खैर ये है कि यहाँ पे लाइफ बहुत बेटर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। शायद मेरे एज के बच्चों को इतना ज़्यादा समझ नहीं भी आता, जो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, पेरेंट्स सब कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे अपने कुछ फ्रेंड्स को देखती हूँ जो खुद अर्न कर रहे होते हैं सब कुछ, तो हाँ ये है कि यहाँ पर अगर आप वही स्ट्रगल यहाँ पर कर रहे होंगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो पाकिस्तान में नहीं मिल सकता। तो मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह मास्टर्स भी यहीं से करूँगी, लेकिन इंशाल्लाह आगे पीआर वगैरह का ऑफ कोर्स हर किसी का होता है, यहाँ पे बेटर टारगेट यही मुस्तकबिल होता के है। लिए। लेकिन मैं भी ज़्यादा श्योर नहीं हूँ इस बारे में। तो ओवरऑल अगर आप कंपेयर करें पर्थ की लाइफ और कराची की लाइफ को, तो कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे? जो बेसिक चीज़ें मिल रही हैं और जो कराची की जो आवाम उन बेसिक चीज़ों से महरूम है, वो यहाँ मिल के आपको लग रहा होगा कि वो एक एज अ लग्जरी आपको मिल रही है, तो उसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? हाँ, ऐसा ही है, जिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से मैं बुराइयाँ कर रही हूँ, वो वैसे भी अगर देखा जाए तो यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत एक बड़ी एक नेमत वो समझ है। लें। हाँ, हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। और
बाकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है जो। क्वालिटी ऑफ लाइफ मैं तो कहती हूँ यहाँ पे आपका सारा काम खुद ब खुद, मशीन कपड़े खुद धुल जाते हैं। पता नहीं वो लोग क्यों कहते थे कि हम सारा काम खुद करते हैं और थक जाते हैं, यहाँ पे कोई काम, सारा काम तो मशीन कर रही होती है। सही बात और है। हाँ जी, बाकी डिश वॉशर होता है, बर्तन भी धुल जाते हैं, तो घर हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स वाली तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं यहाँ पे आके। सही। चलो, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू आस्क बट स्टिल आप एक स्ट्रेटजी बनाते हो, गोल बनाते हो, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है कि आपने किस तरह पीआर लेनी है परमानेंट रेजिडेंसी? आई नो इट्स टू अर्ली टू आस्क, लेकिन कुछ जहन में सोचा है कि आप ये करेंगी और पढ़ेंगी, जॉब ढूंढेंगी, पॉइंट्स पूरे करेंगी? क्या स्ट्रेटजी आपकी? स्ट्रेटजी तो ये है कि एक तो जैसे मैं रीजनल एरिया में पढ़ रही हूँ, तो मुझे लगता है इससे पॉइंट्स ऐड अप हो जाएंगे। दूसरा, मेरा कोर्स आईटी है, जिसकी आगे बहुत जॉब्स हैं, सब कुछ है, तो उसका स्कोप है, तो क्या पता वो भी हेल्प आउट कर दे इस चीज़ में। बाकी मैंने सुना है और मैं ये कोशिश भी कर रही हूँ कि मैं अपने एकेडमिक रिकॉर्ड को इतना अच्छा रखूँ कि आगे जाके मसला ना आए। फिर आपको जॉब्स भी ऐसी ढूंढनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन कंपनीज़ के थ्रू हो, ताकि आपका पे स्लिप वगैरह, पे रिकॉर्ड इतना हो। ये सब चीज़ें मुझे लगता है मैटर करती हैं। अभी तक मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो बस अब बाकी नहीं, लक पे डिपेंड करता है उस वक्त क्या सिचुएशन बिल्कुल हो। नहीं, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपको और नॉलेज होगी। आप इंशाल्लाह, उम्मीद है, दुआ है मेरी कि आप भी इंशाल्लाह यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी लें। और ये मेरा आखिरी सवाल था आपसे, इस क्वेश्चन आंसर के सेशन का यही इख्तिताम होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सवालात मैंने पूछे, यही सवालात जो पाकिस्तान में बैठी ऑडियंस है वो एक्सपेक्ट कर रही होगी कि मैं सारे क्वेश्चंस आपसे पूछूं और जितनी इन्फॉर्मेशन है आपसे ले सकूं। स्टूडेंट वीज़ा की कॉस्ट के हवाले से यहाँ पे जो चैलेंज है, स्पेशली एज अ फीमेल पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, और वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेजना चाह रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन आंसर के सेशन के थ्रू उनको कुछ गाइडेंस मिलेगी, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और आपके पेरेंट्स को सलाम है कि उन्होंने आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए आपको यहाँ भेजा, अकेले भेजा, और यहाँ पे माशाल्लाह आप बड़े अच्छे से सर्वाइव कर रही हैं, फ़ाइट कर रही हैं। ये आपकी जर्नी है। तो कुछ आखिरी। ये मैं कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें अगर वो चाहते हैं बाहर जाना, या मोटिवेट करें उल्टा उनको, क्योंकि भले आपका बच्चा भी इस बारे में अनश्योर हो कि वो ये सब कुछ कर सके। दिस इज़ नॉट मी, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी जो स्ट्रगल्स लाइफ की होंगी मैं कर पाऊँगी, लेकिन आपके अगर पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें तो आप सब कर सकते हैं। और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स इस तरह के, इनफैक्ट लड़के भी, जो बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उनके जैसे होते हैं मम्मा मना कर रही है, मम्मा मुझे नहीं भेजेंगी। तो मम्मा इस तरह मत करें, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा अगर आप उनको मोटिवेट करेंगे तो। सही यस। बात है, मैं इस बात पे एग्री करता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट नंबर 2 करें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिखें। उन क्वेश्चंस को मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगा, और उम्मीद करता हूँ मिशाल उनका जवाब भी बड़े खुश असलूबी से देगी अगले पॉडकास्ट में। काफ़ी सीखने को मिलेगा मिशाल की जर्नी से। और वो पॉडकास्ट में एम कर रहा हूँ कि अगले 4 से 6 महीने में, जब तक एक टाइम मिल जाएगा मिशाल को यहाँ पे सीखने का, एक्सपीरियंस शेयर करने का। बाकी मिशाल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत अच्छा लगा आप इस पॉडकास्ट में आई। इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू हैव यू फॉर दिस इंटरव्यू एंड पॉडकास्ट। एंड एनीथिंग यू वांट टू से एट द लास्ट, और शुड बी जस्ट? बस थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, क्योंकि ये भी एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ पे। चले, अच्छा है। हमारी कोशिश तो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करके जो न्यू कमर्स हैं, जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं, उनकी हेल्प हो जाए। तो इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।